नमस्कार दोस्तों, मैं वारसी सर आज के इस लाइव सेशन में सभी का स्वागत करता हूं। एक बार सभी विद्यार्थी आ जाएं और ये कंफर्म कर दें कि क्लास सब कुछ क्लियर है, आवाज़ वगैरह क्लियर है। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय ट्रांसलेशन हम लोग का चल रहा है और ट्रांसलेशन में हम लगभग मान के चलते हैं ये टॉपिक समाप्त होने वाला है। और आज जो टॉपिक लेकर मैं आया हूँ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अच्छे विद्यार्थी जो लड़का अनुवाद सीखता है उसकी सबसे बड़ी समस्या बन के आता है। और ये समस्या क्या है इसके विषय में बता दूं मैं। और आप सभी लोगों ने नोटिस भी किया होगा, मैंने 12 टेंस कंप्लीट किया। 12 टेंस कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ छोटे मोटे रूल्स बताए, जिसमें आपका बी फॉर्म का मेन वर्ब प्रयोग, हैव फॉर्म का मेन वर्ब प्रयोग, इसके बाद इंट्रोडक्टरी देयर भी मैंने आपको बता दिया। इतना आगे बढ़ने के बावजूद भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन वर्ड पर चर्चा ही नहीं किया है। वो क्वेश्चन वर्ड पहले टेंस से लेकर के अभी तक कहीं चर्चा नहीं हुआ था, जिसमें आपका हु है, हुज हुआ, आपका हुम हुआ, हाउ मेनी, हाउ मच हुआ। तो कई बार आप तो ऑनलाइन में है, नहीं बोल पाते हो। मैं ज़्यादा किसी कमेंट वगैरह ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, इससे क्लास डिले होता है। ऑफलाइन वगैरह हम बच्चे टोक देते हैं, रोक देते हैं, तो पूछने भी लगते हैं कि सर आपने ये सारे क्वेश्चन अभी बताया क्यों नहीं। क्योंकि एक परंपरा है, अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने का एक परंपरा है कि कुछ चीज़ें आप नोटिस करेंगे, सारे जो अध्यापक गण हैं वो एक जैसा ही पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप मेरे हर चीज़ को देखेंगे एकदम डिफरेंट टाइप चलता है ना। मेरा कभी ऑर्डर मैच खाता पढ़ाने का, चीज़ें एकदम अलग हो जाती हैं, जिससे कि आपको अंग्रेजी आसान दिखता है। तो देखो भैया, ऐसा नहीं था कि मैं उनको छोड़ दिया तो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ऐसी बात नहीं। मैं बस एक सही समय का और सही स्थान का इंतजार कर रहा था, और आज वो सही समय भी आ गया है और सही स्थान भी आ गया है, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन वर्ड पे आज चर्चा करेंगे जो लगभग विद्यार्थियों की समस्या थी। और एक चीज नोटिस करिएगा आप लोग कि जब मैं इसको अलग करके पढ़ा रहा हूं तो आप पहली बार कहते हो कि सर वास्तव में सारे क्वेश्चन वर्ड हमें आसान दिख रहा है, इजी दिख रहा है। जबकि हम लोग जब शुरुआत में पढ़ लेते थे तो जो कुछ पढ़े होते थे उसको भी वो डिस्टर्ब कर देता था। और एक चीज नोटिस करिएगा, मैंने आपको पहली क्लास में प्रॉमिस किया है कि कभी भी वाक्यों के अनुवाद का तरीका नहीं बदलेगा। जो आप लोग एक बार जिस वाक्य का तरीका सीख चुके हो, जैसे अगर आपने साधारण वाक्य का तरीका सीखा है तो फिर साधारण वाक्य कहीं भी आएगा उसका अनुवाद उसी तरह से करना है। और अगर आज मैं क्वेश्चन वर्ड पे चर्चा करने जा रहा हूं तो आप एकदम कंफर्म रहिएगा, नियम कहीं बदल जाएगा तो आप जरूर हमें बताएं। अगर मैं आपके कमेंट को पढ़ पाता हूं तो ठीक है, नहीं पढ़ पाऊं तो आप सभी को पता है इस बैच में जो भी लड़का एडमिशन लेता है वो सीधा अपने एक ग्रुप, उसी बैच के एक ग्रुप बन जाता है और उसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है, जिसमें आप अपनी बातें वहां रख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन वर्ड पढ़ने जा रहे हैं तो अपने दिमाग को इस समय फिक्स करके बैठिए कि क्वेश्चन वर्ड को अनुवाद कैसे आपने किया था। मैं एक बार उस ट्रिक की चर्चा करके आगे बढ़ूंगा। आप सभी को पता है क्वेश्चन वर्ड के अनुवाद में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, फिर पूरे वाक्य को, जो मैंने क्या वाला ट्रिक आपको दिया था और ट्रिक आपके जुबान पे है, कभी भूल नहीं पाते आप लोग। ट्रिक था हमारा साथ मत छोड़ना, उसके बाद पूरा अनुवाद हमारा साथ मत छोड़ना पे अनुवाद हो जाता है। इस ट्रिक को दिमाग बैठाइए और मैं आपको दिखाता हूं कितना आपको बेवकूफ लोग बनाते हैं। प्लस के नियम जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है इनका अनुवाद का तरीका बदल चुका है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब चीजें एकदम ईजी है, बस ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। तो आइए मैं आज कुछ विशिष्ट क्वेश्चन वर्ड का अनुवाद कैसे किया जाता है, आज की क्लास इसी पे आपका रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए। पहले मैं एक हेडिंग बनाऊंगा जो कि आपके नोट्स में भी हेडिंग होना चाहिए। कुछ विशिष्ट क्वेश्चन वर्ड का अनुवाद करने की तालिका। क्योंकि देखिए भैया, हम यहां कोई नियम आपको नहीं लिखाएंगे। आपको पता है नियम जब आ जाता है तो आप लोग की एक मेंटेलिटी होता है, उसको आप याद करते हो। और जब मेरा हर तरीका व्यवहारिक है
तो फिर नियम लिखाने का मतलब है आपके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डाल देना। और आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ अलग दिखेगा तो आप बोलिएगा, अलग कुछ भी नहीं दिखने वाला है। केवल मैं बार बार कहता हूं, आप बेवकूफ बने हो इंग्लिश पढ़ने में, बस इतना याद रखिएगा। और अभी आप खुद नोटिस करेंगे, मैं कुछ नया नहीं करूंगा, जो सिखाया हूं उसी के बल पे ही सब कुछ दिखाऊंगा। वो कठिन से कठिन क्वेश्चन वर्ड का भी अनुवाद आपको एकदम आसान दिखेगा। चलिए, अब इसमें देखिए विशिष्ट क्वेश्चन वर्ड कौन थे जिनकी चर्चा नहीं किया गया था, वही हमारे विशिष्ट क्वेश्चन वर्ड होंगे। तो कौन कौन थे? जैसे हमारा एक हु है, दूसरा हमारा हुज है, तीसरा हमारा हुम है, उसके बाद विच है, फिर हमारा व्हाट है, उसके बाद हाउ मेनी है, हाउ मेनी, फिर हमारा है हाउ मच। यही हमारे कुछ विशिष्ट क्वेश्चन वर्ड के रूप में है। इन्हीं के ऊपर भैया हमें चर्चा करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत कर देते हैं। देखिए, जब आप किसी भी चीज के बारे में हर चीज जानोगे तो फिर वो कभी भी आपको चीजें कठिन नहीं लगेगा। आप अधूरी जानकारी अगर रखते हो तो जाहिर सी बात है, जितना जानोगे, जब तक वो चीज तुम्हें दिखाई पड़ेगा तब तक तुम भरोसा करोगे इसके ऊपर। लेकिन जब वो अपने कार्य को चेंज करेगा जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम खुद समझो, तुम तो अपने उसकी एक जानकारी की बदौलत ही सब चीजें समझना चाहते हो। तो जितना तुम जान रहे हो उतनी चीजें तुम्हारे सामने होंगी, तब तो तुम्हें समझ में आएगा बात। लेकिन जो उसके बारे में और चीजें थी जिसको तुमको नहीं पता है, अब वो चीजें जब फंक्शन करने लगेगा व्याकरण में तो तुम्हें कठिन लगेगा वो चीजें। यही गलती होती है पढ़ने पढ़ाने में, जब आपको पूरी बातें किसी चीज की नहीं बताई जाती। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, जिंदगी में चीजें कठिन नहीं लगेगा। आइए, सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान सुनिएगा। बहुत सारे हमारे बीच में छात्र होते हैं जो हु, हुज और हुम इन तीनों को अलग अलग मानते हैं। मुझे लगता है आप में से भी कई छात्र ऐसे होंगे इसमें जो अभी तक इन तीनों को आप अलग अलग क्वेश्चन वर्ड मान रहे थे। हु को एक अलग क्वेश्चन वर्ड, हुज को एक अलग क्वेश्चन वर्ड, हुम को एक अलग क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इस तरीके से तीनों को आप अलग अलग क्वेश्चन वर्ड अब तक मान रहे थे। तो पहली गलती तो आपका यही शुरू हो चुका था। तो जरा सोचिए, जब शुरुआत में ही तुमने चीजों को गलत समझ लिए हो, बचपन से ही तुम्हारी नजर में आ रहा कि हु, हुज, हुम तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो फिर तुम इसके बारे में सही चीजें कैसे जान पाओगे? आइए, सही चीज मैं आपको बता दूं। सारे विद्यार्थियों को पता होना चाहिए भैया कि ये तीनों अलग अलग नहीं है, बल्कि आपसे कहूं मैं कि तो तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। इन तीनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। ये तीनों अलग अलग नहीं है, सेपरेट क्वेश्चन वर्ड नहीं है। इन तीनों का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हु यहां पर देखिए सब्जेक्टिव केस में होता है, जिसको आप नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं। और हु का जो संबंध कारक होता है, मतलब हु एक कर्ता कारक में दिखता है, और हु का जो संबंध कारक होता है पॉजिटिव केस, वो आपका हुज होता है। और हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, जिसको आप हिंदी में कर्म कारक कहते हैं, वो हुम होता है। बस मैं, ये तीनों अलग अलग नहीं थे, तीनों एक थे। हु कर्ता कारक में है, हु का संबंध कारक हुज होता है, और हु का जो कर्म कारक होता है वो हुम होता है। इतनी बात क्लियर है? जब इतनी जानकारी आपको यहां से मिल गया कि ये हु, हुज, हुम तीनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, और ये उसी तरह से मेंबर हैं जैसे आपने कर्ताओं का रूप याद किया होगा, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, आई, माई, मी, उसी तरह से हु, हुज, हुम। और जब ये जानकारी आपको मिल जाता है तो एक पहली जो कंफ्यूजन आपका यहां से दूर होता है। वॉइस जब आप कभी पढ़ते हैं और वॉइस में आप देखते हैं जब हु वाले वाक्य का पैसिव बनता है तो वहां अक्सर देखिए बाय हुम आने लगता है। और जनरली जो और क्वेश्चन वर्ड है उनके साथ क्या मामला है वॉइस में, कि हम लोग देखते हैं कि जैसे वाय है, अगर वाय एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय हम वाय को कॉमन कर लेते हैं, मतलब एज इट इज कॉपी हो जाता हो पैसिव में। तो एक बार लड़का जब वॉइस पढ़ता है और इस तरह के क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज कॉपी करता है पैसिव में, तो उसकी एक मेंटलिटी बन जाती है कि इसका मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है वो पैसिव में एज इट इज कॉपी होंगे। लेकिन प्रॉब्लम उसके दिमाग में आता है जब हु वाले का कॉपी नहीं होता है। लड़का सोचता हु को भी कॉपी करना चाहिए पैसिव में, जैसे वाय का हमने वाय कर लिया
तो हु का भी हु होना चाहिए था, लेकिन वो देखता है कि हु का बाय हुम हो जाता है, अर्थात हुम बन जाता है। अब वहीं पर लड़का उलझना चालू हो गया कि यार और क्वेश्चन वर्ड जैसा ही काम क्यों नहीं कर रहा है। तो अब मेरे हिसाब से आपको जवाब मिल चुका होगा कि आखिर क्यों हु का जब पैसिव बनता है तो बाय हुम क्यों हो जाता है। इसका जवाब भैया यही है कि जब हु आता है और वहां सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वॉइस का नियम है कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और यही कारण है जब हु आता है तो हु सब्जेक्ट के रूप में वहां काम करता है, और जब इसको हम पैसिव में बदलते हैं तो हु का बाय हुम कर देते हैं। उसी तरह बाय हुम हो जाता है, जैसे कर्ता अगर ही होता है तो पैसिव में बदलते समय बाय हिम आप कर देते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं, उसी तरह से हु का भी बाय हुम लिखा जाता है। तो इसके पीछे यही कारण था जो हु का बाय हुम हो जाता है। तो हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, बस में आपको। चलिए, एक जानकारी ये मैंने आपको दे दिया। दूसरी जानकारी जो कभी कभी आप पुस्तकों में भी नहीं पाएंगे, और यही कारण है कि कुछ लोग जब पुस्तकों में भी नहीं पाते हैं तो वो वही चीज पढ़ाना चाहते हैं जो पुस्तकों में लिखा है, चाहे लड़का उलझ जाए, उसी में उसकी सांसें फूलने लगे, उससे उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हम क्लियर नहीं करेंगे। कारण हमारे पास वो चीज है ही नहीं, तो हम कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर करेंगे। और इसी की वजह से उसका अनुवाद भी कठिन लगेगा, तुम्हें वॉइस भी कठिन लगेगा। आप सभी बहुत ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिएगा। आप सभी को बता दूं कि अंग्रेजी भाषा में जिन शब्दों को आप क्वेश्चन वर्ड के नाम से जानते हैं, जैसे आप किसको जानते हैं क्वेश्चन वर्ड के नाम से, जैसे वाई को, वैन को, वेयर को, ठीक है। फिर आपके सामने ये लोग भी हैं, हु है, हुज है, हुम है, विच है, इन्हीं तो आप क्वेश्चन वर्ड के रूप में मानते हैं। तो भैया जितने भी शब्दों को आप क्वेश्चन वर्ड के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, याद रखिएगा उनमें सब के सब क्वेश्चन वर्ड का ही कार्य करते हैं, मतलब सबका काम पूछने वाला ही है। लेकिन हमारे दो ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो पूछने के साथ साथ कुछ और भी कार्य करते हैं, और यही जानकारी आप तक नहीं पहुंची है अभी तक। और वो दो क्वेश्चन वर्ड कौन है इसके बारे में बताना चाहूंगा मैं। एक हमारा भैया हु है और दूसरा हमारा व्हाट है। ये दो ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो दो तरह से कार्य करते हैं। ये अंग्रेजी भाषा में क्वेश्चन वर्ड के रूप में कार्य करते तो ये हैं, और कभी कभी ये वाक्यों में आने के बाद सब्जेक्ट का भी कार्य करते हैं, और यही चीज आपसे दूर है। आप इनको केवल जानते हैं भाई ये क्वेश्चन वर्ड है, तो जब आप क्वेश्चन वर्ड मानते हो तो आप ये चाहने भी लगते हो, आपके मन भी ये चाहता है कि जब ये क्वेश्चन वर्ड है तो इनका अनुवाद, वॉइस, हर चीज क्वेश्चन वर्ड के जैसा ही होना चाहिए जैसे अन्य क्वेश्चन वर्ड का हम करते हैं। और यही दोनों आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, ये भी जान लीजिए आप। तो मैंने आपसे क्या बताया कि ये दो ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो अंग्रेजी भाषा में दो दो तरह से कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करते हैं और ये सब्जेक्ट का भी कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करते हैं और सब्जेक्ट का भी कार्य करते हैं। क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों कार्य करते हैं, और ये विशेषता ये दो क्वेश्चन वर्ड में देखने को मिलता है। बस में जब पूरी बात जानोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई अपने आप को कठिन होने का दावा कर सके। कठिन तभी होगा जब आप पूरी बातें नहीं जानते होंगे। बस में आइए, तो इनकी विशेषता था कि अंग्रेजी भाषा में इनको ये दो दो कार्य कर सकते, इनकी क्षमता थी। बाकी सारे जो आप देख रहे हैं ये बेचारे केवल क्वेश्चन वर्ड का काम करते हैं, ये बेचारे केवल पूछने काम करेंगे, इनकी क्षमता नहीं कि ये कर्तक भी कार्य कर सके। बस में आगे हम बढ़ते हैं। जब इतनी बातें हो गई तो आप में से कई छात्रों का एक सवाल होगा कि सर हम लोग कैसे जान पाएंगे किसी हिंदी वाक्य में मान लीजिए लोग आ गए हैं और आने के बाद ये क्वेश्चन वर्ड का कार्य कर रहे हैं या फिर ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, इस बात को हम कंफर्म कैसे कर पाएंगे, खुद को कैसे समझा पाएंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड ही है या फिर सब्जेक्ट का काम कर रहा वाक्य में। इसको लेकर के अंतर मैं आपको बता दूं, बहुत इजी अंतर है इसका। देखिए, जब भी किसी वाक्य में हु या व्हाट आए, जिनको हिंदी में आप क्या जानेंगे, कौन या क्या, ठीक है। जब ये किसी वाक्य में आए हों, मान लीजिए हिंदी में कौन, बाकी कौन को किसने भी कहा जाता है, उदाहरण के लिए मैं कौन ही लिख रहा हूं, और क्या, यही दो को ध्यान रखना है।
जब ये किसी वाक्य में आ जाए तो सिंपली एक काम करिएगा, देखना जिस हिंदी वाक्य में दोनों आए हैं क्या उस हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं मौजूद है। अगर इन दोनों में से कोई किसी भी वाक्य में आ जाए और उस वाक्य में सब्जेक्ट पहले से बैठा हुआ है तो आप बड़े छात्र हो गए हैं। कुछ बातें तो अपनी समझ से भी समझा करो। अगर पहले इनके मौजूदगी में सब्जेक्ट है वाक्य में तो फिर ये क्या दोनों सब्जेक्ट का कार्य करेंगे। आप कहेंगे नहीं सर, जब कर्ता पहले से मौजूद है तो फिर इनको कर्ता का कार्य करने की क्या आवश्यकता है। तब ये कर्ता का कार्य समझ लेना नहीं कर रहे हैं। कब नहीं कर रहे हैं? जिस हिंदी वाक्य में कौन या फिर क्या आया है और उसमें कर्ता भी मौजूद है तो समझ लेना फिर ये दोनों कर्ता कार्य नहीं कर रहे हैं, तब ये वहां बैठकर क्वेश्चन वर्ड का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए किसी वाक्य में कौन या फिर क्या आया है, लेकिन आपने देखा कि उस वाक्य में कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो तुरंत समझ लेना कि जब भैया सब्जेक्ट है ये नहीं है इन दोनों के प्रयोग में, इसका मतलब यही लगाया जाएगा कि अब इस वाक्य में ये दोनों कर्ता का कार्य कर रहे हैं। यही सिंपल तरीका अपनाइएगा, आप देखते ही जान जाएंगे कि हु और व्हाट वाक्य में कर्ता का कार्य कर रहा है या फिर वो सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड का कार्य कर रहा है। आराम से आप अंतर कर सकते हैं। सिंपल तरीका जो मैं बताता हूं उसे ध्यान रखिएगा। आप क्या ध्यान दोगे, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जब किसी हिंदी वाक्य में कौन या फिर क्या आया हो तो हम केवल देखेंगे क्या इनके आने के बाद वाक्य में कर्ता भी है। अगर कर्ता है तब इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड हो गए, क्योंकि कर्ता कार्य करबे नहीं करेंगे, कोई और कर रहा बैठ के। लेकिन अगर इनके प्रयोग में कोई कर्ता ना आया हो तो इसका सीधा मतलब है कि ये लोग वहां पर कर्ता का कार्य कर रहे हैं। बस में भैया आइए अब मैं एक एक क्वेश्चन वर्ड को उठाऊंगा, इन्हीं का अनुवाद सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, जो यूनिक चीजें थी वो बता दिया हूं। ठीक है, अब एक एक वाक्य का हमें अनुवाद करना है। ठीक, हेडिंग आप यही बना लीजिएगा। चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे हु से। देखिए थोड़ा छोटा लिखेंगे हु, इसकी हिंदी लिख दे रहे हैं। इसकी हिंदी कौन होता है या किसने भी इसका हिंदी भैया होता है, कौन या फिर किसने। लेकिन आप आज क्लास में जान चुके हैं कि भैया ये दो दो कार्य करते हैं, और जब ये दो दो कार्य करते हैं तो हमें अलग अलग चीजें पढ़ना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन वर्ड वाला प्रयोग पढ़िए और उसके तुरंत बाद मैं इसका सब्जेक्ट वाला प्रयोग दिखाता हूं। ठीक है, तो हम यहां पर हेडिंग में देखिए हु एज अ क्वेश्चन वर्ड, एज अ क्वेश्चन वर्ड। ठीक भैया, चलिए मतलब आप लोग यहां पर हु का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड वाला करने जा रहे हैं। तो एक हिंदी का वाक्य में लिखूंगा पहले, जैसे मैं कहूं तुम कौन हो, तुम कौन हो। ध्यान दीजिए भैया, तुम कौन हो। अनुवाद करने का तरीका जो तुम लोग को मैंने आदत के रूप में डलवाया है आपके जहन में, आपके दिमाग में, वो तरीका बदलना नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूं अगर अब मेरे जो सिखाए गए तौर तरीके पे आप टिके रह गए तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको अंग्रेजी सीखने से रोक नहीं सकता है। ये मैं चैलेंज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में करता हूं। आप गलती खुद ही करते हो तो गलती करना बंद कर दीजिए, जो सिखाए उसी टिके रहे। पहले क्या करते हो आप लोग, पहले आप हिंदी वाक्य का टेंस वगैरह पहचानते हैं भाई, या तो टेंस का वाक्य होगा, 12 टेंस में से कोई वाक्य होगा, या तो कोई प्रयोग होगा। आइए देखते हैं। हमने क्या देखा कि हो से पहले क्या भैया कौन, कौन सा मतलब नहीं है, कौन मान लेते हैं क्वेश्चन वर्ड होगा या कुछ होगा। आगे देखते तुम, पार्ट्स ऑफ स्पीच की भाषा में तुम को सर्वनाम भी कहते हैं। ये तो हम लोग ट्रांसलेशन में इनको कर्ता मानते हैं, नहीं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में तुम एक सर्वनाम शब्द है, पर्सनल प्रोनाउन है। और आप जरा देखिए क्या ये किसी 12 टेंस में से किसी टेंस का वाक्य है, तो आप कहेंगे नहीं सर 12 टेंस का वाक्य है ये नहीं, इसमें क्रिया वगैरह भी नहीं आया है, कोई पहचान भी 12 टेंस का मैच नहीं खा रहा है। तो फिर ये कैसा वाक्य है भाई, इसमें किसका प्रयोग है।
तो हमने एक प्रयोग आपको पढ़ाया है बी फार्म का मेन वर्ब वाला प्रयोग, जिसमें हमने उसके पहचान में बताया था कि जब भी हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो से पहले कोई संज्ञा शब्द आ जाए, कोई सर्वनाम शब्द आ जाए, कोई विशेषण शब्द आ जाए, तो हम समझ लेते हैं कि इसमें बी फार्म का प्रयोग मेन वर्ब वाला है, अर्थात इसमें इजैमार वाजवर वाला प्रयोग दिख रहा है। क्लियर भैया? अब जब यहां हो लिखा है तो हो के नाते इजैमार में से कोई ना कोई आएगा। चलिए भाई, ये काम हो गया, वाक पहचान गए हम लोग कि इसके प्रयोग में इजैमार का प्रयोग किया जाएगा, हो के नाते वाजवर नहीं आएगा क्योंकि वाजवर पास्ट को बताता है। अगला स्टेप भैया क्या था बताइए? जब हम वाक को पहचान जाते हैं तो अगला स्टेप था वाक का स्ट्रक्चर पहचानना कि किस ढांचे में वाक आया है। तो हमने क्या देखा कि यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, पहला शब्द क्या नहीं है, फिर कैसा वाक होगा भैया? क्वेश्चन वर्ड हो। फिर कैसा वाक होगा? क्वेश्चन वर्ड होगा। यही तरीका सिखाया था मैंने, जो मैंने सिखाया है मैं भी करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे चीजें कठिन नहीं लगेगा। आपने कहा हाँ सर क्वेश्चन वर्ड है, और जब आपने क्वेश्चन वर्ड को ढूंढना चालू किया तो यहां पर क्या मिला? कौन। क्या मिला? कौन मिला। और बेटा एक चीज याद रखिएगा, दो ही जगह तुम्हें रुकना है, 2-3 सेकंड के लिए रुकना है। कब रुकना है? जब हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड के रूप में कौन आ जाए या फिर क्या आ जाए, तो वहीं पे थोड़ा सा ठहर जाना। क्यों ठहरना है? इसलिए क्योंकि आप पता करो कि वो क्वेश्चन वर्ड का कार्य कर रहा है या फिर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ये पता करने के लिए ही आपको रुकना है। और कैसे पता करोगे अब इसके पहले मैं बता चुका हूं। देखिए, क्या कौन के प्रयोग में कोई सब्जेक्ट है? तो मुझे लगता सारे विद्यार्थी कहेंगे हाँ सर यहां तुम सब्जेक्ट आया हुआ है। तो मैंने कहा था कि जब इनके प्रयोग में कोई सब्जेक्ट मौजूद रहेगा तो इसका मतलब है कि ये वहां पर क्वेश्चन वर्ड का काम करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट पहले से है तो फिर इन्हें सब्जेक्ट का कार्य करने की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब यहां पर क्या है? यहां पर क्या भैया? क्वेश्चन वर्ड का काम किया कौन, क्योंकि कौन के प्रयोग में सब्जेक्ट मौजूद है तो ये सब्जेक्ट का कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब ये खुद वहां पर क्वेश्चन वर्ड बन चुका है। क्लियर भैया? क्वेश्चन वर्ड है भैया। अब बताओ एक बार, मैंने आपको क्या सिखाया है कि कहीं भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो इसके अनुवाद कैसे करेंगे। नियम नहीं बदलना चाहिए। जो मैं तुम्हें सिखा चुका हूं उसको तुम बदलोगे, तुम अपनी बर्बादी खुद लिखोगे। क्वेश्चन वर्ड का अनुवाद का तरीका क्या था कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड का काम कौन किया है? कौन। और कौन की अंग्रेजी क्या होगा भैया? हु। उसके बाद पूरा वाक्य किस ट्रिक पे चलेगा? क्या वाले ट्रिक पर? हमारा साथ मत छोड़ना। तो हमारा बोलोगे हेल्पिंग वर्ब, तो इजैमार में से कौन आएगा? तो यू से पूछ लो, तो आर आ गया। अब इसके बाद क्या? हमारा साथ सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट का मतलब तुम आ गया, तो तुम मतलब यू आ गया। बाकी देखो बेटा सब लिख चुके हो, तो आपका अनुवाद हो गया हु आर यू। आप मुझे बताओ क्या मैंने अनुवाद का तरीका बदला? जो मैंने कहा है कि अनुवाद का तरीका नहीं बदलता है तो नहीं बदलेगा। आपने कहा सर क्वेश्चन वर्ड है, तो बताइए मैं क्वेश्चन वर्ड के नियम से ही तो अनुवाद किया, कोई नया नियम तो नहीं लेकर आया, नियम वही रह गया। आइए अब हु का हम सब्जेक्ट वाला प्रयोग पढ़ेंगे। हु का सब्जेक्ट वाला। बाकी एक चीज भैया याद रखिएगा कि हु चाहे सब्जेक्ट का काम करे और चाहे क्वेश्चन वर्ड का कार्य करे, दोनों ही दशा में इसका हिंदी में अर्थ कौन या किसने ही निकलेगा। कौन या फिर किसने, कौन या किसने। लेकिन अब हम इसका प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट थोड़ा मैं छोटा जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। एज अ सब्जेक्ट। चलिए भाई, तो एक वाक हम लिखते जिसमें हु हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे मैंने कहा ताजमहल, ताजमहल कौन बनाया, कौन बनाया। ठीक भैया, ताजमहल कौन बनाया, ये वाक हमने लिख दिया है। तरीका ही वही अपनाना है। सबसे पहले हम वाक का टेंस वगैरह पहचान लें। तो हमने क्या देखा भैया, क्रिया बनाना है, उसके अंत में बड़ा की मात्रा है, इसका मतलब ये वाक पास्ट इंडेफिनिट का है। और पास्ट इंडेफिनिट कहते ही हमारे दिमाग में सहायक क्रिया डिड आएगा, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अगला स्टेप क्या था? वाक पहचानना। और वाक जब हमने पहचाना तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, पहला शब्द यहाँ पर क्या नहीं है, तो इसका मतलब साफ है ये क्वेश्चन वर्ड का वाक है।
क्यों भैया, क्या है, क्वेश्चन वर्ड का वाक्य है। और जब हमने क्वेश्चन वर्ड ढूंढने का कोशिश किया तो क्वेश्चन वर्ड के रूप में हमें कौन दिखाई पड़ा, कौन। ठीक, तो हमने कहा था दो ही जगह आपको रुकना है, जहां कौन आ जाए, जहां पर क्या आ जाए। पहले चेक कर लो भैया क्वेश्चन वर्ड का काम किया है या सब्जेक्ट का काम किया है। तो तरीका मैंने बताया है, अगर इस कौन के प्रयोग में कोई सब्जेक्ट वाक्य में दिख रहा होगा तो इसका मतलब ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड होगा। अगर इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट न दिखाई पड़े तो इसका मतलब ये खुदे वहां सब्जेक्ट का काम किया है। आइए देखते भाई, बनाना क्रिया है, बोलिए भाई, क्रिया कभी सब्जेक्ट हो नहीं सकता है। ताजमहल, ताजमहल करता नहीं हो सकता है। आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि ताजमहल को बनाने की बात हो रही है और जिसके ऊपर कार्य किया जाता है वो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट होता है, तो ताजमहल तो यहां ऑब्जेक्ट है। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं इस वाक्य में सब्जेक्ट गायब है। जिस वाक्य में आप कौन को देख रहे हैं इस वाक्य में सब्जेक्ट गायब है। और मैंने यही कहा था कि जब इनके प्रयोग में सब्जेक्ट गायब रहे तो समझ लेना ये खुद ही सब्जेक्ट का कार्य करते, तब ये सब्जेक्ट का कार्य वहां पर कर रहा है, यह मान लिया जाता है। अब इसका अनुवाद करना है। अब पहले तो मेरे एक सवाल का जवाब दो भैया। शिकायत तुम लोग बहुत करते हो, कहते हो अरे सर क्वेश्चन वर्ड था तो सर इसका अनुवाद कैसे बदल गया सर, ऐसे तमाम सवाल आप करते हैं। तो भाई मेरे, आप अब बड़े हो गए हो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। आप खुद मुझसे कह रहे हो कि सर इस वाक्य में कौन, जिसको इंग्लिश में हु कहते हैं, ये यहां क्वेश्चन वर्ड वाला कार्य नहीं किया है बल्कि सब्जेक्ट वाला कार्य किया है। तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, जब ये सब्जेक्ट वाला कार्य किया है तो क्या इसका अनुवाद क्वेश्चन वर्ड के नियम से करना उचित होगा, बताइए, बस मेरे इसी सवाल का जवाब दीजिए आप। तुम खुद कह रहे हो कि सर यहां पर ये सब्जेक्ट वाला काम किया है, तो जब ये सब्जेक्ट वाला कार्य कर दिया, क्वेश्चन वर्ड वाला काम नहीं किया, तो क्या इसका अनुवाद क्वेश्चन वर्ड वाले नियम से करना उचित होगा। तो मुझे लगता है कि हर लड़का, इसमें एक कमजोर बच्चा भी कहेगा नहीं सर, जब ये क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं किया गया तो अनुवाद कैसे क्वेश्चन वर्ड के नियम से होगा। आप खुद देखिए, जब ये ऊपर वाले वाक्य में क्वेश्चन वर्ड का काम किया था तो मैंने पूरा अनुवाद क्वेश्चन वर्ड के नियम से किया कि नहीं किया भैया, किया है ना, मैं वहां धोखा तो नहीं दिया। लेकिन आप मुझे खुद बताओ, मेरी आत्मा ये तैयार ही नहीं हो रहा है, अगर ये क्वेश्चन वर्ड का काम किया होता तो मैं तुम्हारे लिए लड़ लेता, कोई भी सामने आता भिड़ जाता, मैं कहता इसका अनुवाद क्वेश्चन वर्ड के नियम से किया जाए। लेकिन मैं अब आपका सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहां पर कौन आपका क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं किया है, तो फिर इसका अनुवाद क्वेश्चन वर्ड के नियम से कैसे हो सकता है, नहीं होगा। और इसी नाते तुम लोग बचपन से इस वाले वाक्य का अनुवाद अलग ढंग से देखते आ रहे हो, क्वेश्चन वर्ड जैसा इसका अनुवाद नहीं होता है। और क्यों नहीं होता, आप तुम जवाब दे सकते हो, पहले तुम्हें जवाब भी देना नहीं आता था कि आखिर इसका अनुवाद अलग ढंग से क्यों होता है। इसका अनुवाद अलग ढंग से इसीलिए होता है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड जैसा कार्य किया नहीं है। जब ये क्वेश्चन वर्ड का काम किया था तो क्वेश्चन वर्ड के नियम से अनुवाद हुआ, लेकिन अभी वाले वाक्य में ये क्वेश्चन वर्ड वाला काम नहीं किया है तो क्वेश्चन वर्ड वाले नियम से इसका अनुवाद नहीं हो सकता है। अब यहां से सवाल उठता है, ठीक सर लॉजिक तो अच्छा है कि क्वेश्चन वर्ड का कार्य नहीं किया है तो क्वेश्चन वर्ड के नियम से अनुवाद करना गलत होगा। सही बात भी गलत होगा, लेकिन सवाल सर ये है कि सर इसका अनुवाद कैसे किया जाए कि अनुवाद सही हो जाए। अब आइए बात करते हैं अच्छे से। याद रखिएगा, जब भी कौन या क्या किसी हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करें और आप चाहते हैं इनका अनुवाद गलत ना हो तो एक सिंपल तरीका अपनाइएगा, और वो तरीका ये है कि जिस टेंस में ये वाक्य आया हो, जिस टेंस में वो वाक्य आया हो जिसमें ये कर्ता का काम किए हैं, उसी टेंस के साधारण वाक्य के नियम से उस वाक्य का अनुवाद कर दीजिएगा। बस जहां हम जानते हैं साधारण वाक्य के अनुवाद में लास्ट में हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं, वहीं पर बस यहां चालाकी ये ध्यान रखना है कि अनुवाद तो साधारण वाक्य के नियम से करना है उसी टेंस के, बस अंत में फुल स्टॉप ना लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तुम्हारा जिंदगी में कभी इनका अनुवाद गलत नहीं होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए इसका तरीका कि जब भी किसी हिंदी वाक्य में कौन और क्या सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हो और इनका अनुवाद आप चाहते गलत ना हो, तो जिस टेंस में ये आए हों उसी टेंस के साधारण वाक्य के नियम से अनुवाद करिए।
बस फर्क इतना रखिएगा कि अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आप मुझे बताएं किस टेंस में आया है वाक्य जिसमें कर्ता काम किया है। आप कहेंगे सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। टेंस तो हमने पहले पहचान लिया था, तो पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य से भी इसका अनुवाद करिए। तो पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य क्या कहता है? कर्ता चाहे जैसा रहेगा, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा, तो पहले कर्ता लिखा जाएगा। साधारण वाक्य में पहले कर्ता आएगा ना, साथ हमारा मत छोड़ना। साथ मतलब सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट का काम कौन किया है, तो आपने यहां पर क्या लिख दिया? हु लिख दिया। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग होता नहीं, सीधा क्रिया सेकंड फॉर्म बना देगा। तो बिल्ड मतलब बनाना होता है, तो बिल्ड का यहां बिल्ट हो जाएगा, हो गया। और क्रिया लिखते ही बैक का नियम आपको याद है, कोई नियम मेरा गलत नहीं होगा। बैक का नियम लगाओ, कौन लिख चुके हो? ताजमहल बचा था, तो ताजमहल के लिए यहां पर द ताजमहल हो जाएगा, द ताजमहल, बस बाकी सब लिख चुके हो। फुल स्टॉप ना लगा के प्रश्न चिन्ह लगाइए, जिंदगी में आपका गलत नहीं होगा। और जो चीजें मैंने अभी हु के बारे में सब कुछ बताया है, समझ लेना टोटल यही कॉन्सेप्ट वर्ड पर भी काम करेगा, कभी बदलेगा नहीं। चाहे अनुवाद हो, चाहे पहचानना हो, हर चीज वॉइस वगैरह में भी कॉमन दिखेगा। ये व्याकरण बहुत आसान है, किसी की विशेषता एक बार जान जाओ ना, फिर वो कभी हटता नहीं है। तुम लोग आधी आधी बात जानते हो हु के बारे में, सब लड़का क्वेश्चन बोल रहा, अरे पागल, वो सब्जेक्ट का भी काम करता अंग्रेजी में, उसके बारे में तुम बता ही नहीं रहे हो बच्चे को। तो फिर लड़का जब जानोगे नहीं, तो वही अपना कार्य बदलेगा, अनुवाद बदल देगा, वॉइस बदल देगा, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ। ठीक है, चीजें अच्छे समझना पड़ेगा। हो गया तक? यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन वर्ड के आज वाले क्लास में, और इसी चर्चा मैंने बहुत अच्छे से कर दिया। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ गया हुआ। काफी समय मैंने इसके लिए दिया आपको, बाकी चीजें कभी बदलेगा नहीं। अब देखते चलिए, इसके बाद किसका नंबर आएगा भैया? इसके बाद हमारा आता है हुज। अगला क्वेश्चन वर्ड हमारा कौन है? हुज। चलिए इसकी हिंदी लिख देते हैं। हुज का हिंदी में अर्थ होता है किसका, किसका या फिर किसकी, इसी अर्थ में हिंदी में आता है। सबसे पहले एक वाक्य यहां लिखते हैं जिसमें यह प्रयोग हो जाए, एक बार फिर अनुवाद कर लेंगे। जैसे मैं कहूं, वह किसका घड़ी चुराया है, वह किसका घड़ी चुराया है। ठीक भैया, जो तरीका मैंने बताया है वो सिर्फ काम करिए आप लोग। सबसे पहले आप वाक्य का टेंस पहचानते हैं, यही आदत मैंने आपको दिया है। आदत अपना एकदम बना लो, जिंदगी में आप धोखा नहीं खाओगे। टेंस पहचानते हैं मतलब प्रेजेंट टेंस है, और यहां चुराना क्रिया है, उसमें बड़ा की मात्रा है, तो आइए के साथ है हूं अगर आ रहा है तो वाक्य किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते ही दिमाग में सहायक क्रिया हैज है, और मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म आएगा भैया? परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगा। अगला स्टेप था वाक्य को पहचानना। पहचाना कैसे आता? सबका स्टाइल मैंने आपको दिया है समझने का। क्वेश्चन मार्क, पहला शब्द क्या नहीं है तो क्वेश्चन वर्ड होगा, और जब क्वेश्चन वर्ड आपने ढूंढा तो यहां पर क्या मिला? किसका। तो बस जब तुमने क्वेश्चन वर्ड बोल दिया यार, तो क्वेश्चन वर्ड जहां तुम साबित करोगे ना, उसका अनुवाद जिंदगी में नहीं बदलेगा। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड के नियम से ही अनुवाद होगा, उसका नियम बदलेगा नहीं। तो क्वेश्चन वर्ड का तरीका आप क्या जानते हैं? पहले क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, फिर पूरा वाक्य, हमारा साथ मत छोड़ना, कहीं नहीं बदलूंगा, मैंने जो प्रॉमिस किया है वो बदलने नहीं दूंगा। मैं बार बार कहता हूं, प्लस माइनस वाले नियम वाले ने तुम्हें बर्बाद किया है। व्याकरण बहुत आसान लिखा गया था अंग्रेजी का, लेकिन ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वालों ने तुम्हें बर्बाद करके रख दिया। इतना प्लस का नियम बनाया कि आज तुम माइनस बन के बैठे हुए हो। चलिए, तरीका मैं कहीं बदलने नहीं दूंगा, ये दिखाता हूं, और बड़ी यूनिक यूनिक चीजें बताऊंगा जो आज तक अंग्रेजी में आपको कोई आसान करके नहीं दिया होगा। देखिए, सबसे पहले क्या लिखना था भैया? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन कौन है? किसका। बस आपको एक चीज बताना और चाहूंगा कि ये जो हुज हमारा है ना, इसकी विशेषता ये है कि ये क्वेश्चन वर्ड थोड़ा चट्टा टाइप का है। थोड़ा सा मैं गांव की भाषा में बोल दिया हूं, चट्टा। चट्टा मतलब जो चोरी करने वाला। किस मामले में मैंने इसको चट्टा बोल दिया है? एक्चुअली में ये एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो अकेले नहीं आएगा, ये अपने बगल में आए हुए संज्ञा को भी चुरा लाएगा। यही इसकी यूनिक विशेषता है, बस और कुछ इसमें है नहीं। तो हुज को अकेले नहीं लिखना है,
हुज अपने साथ चुट्टा टाइप का क्वेश्चन वर्ड है, तो ये अपने बगल में आए हुए संज्ञा को भी उठाएगा। तो देखिए हुज हो गया, अब ये घड़ी का मतलब वॉच हो गया भैया। अब कहीं ना कहीं अब जाके आपने क्वेश्चन वर्ड पूरा कर दिया, हुज वॉच। बस यार क्वेश्चन वर्ड तो लिख चुके हो, अब पूरे वाक्य का अनुवाद कैसे करोगे? क्या वाले ट्रिक पर हमारा साथ मत छोड़ना। तो हमारा बोलोगे हेल्पिंग वर्ब, तो वह के नाते हैज है में से कौन आएगा? हैज आएगा, हमारा हो गया। साथ बोलोगे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहां पर ही हो गया। मत बोलोगे तो मेन वर्ब आएगा। चुराना क्रिया है, परफेक्ट का वाक्य है तो क्रिया थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, तो स्टोलन हो गया। ठीक, बाकी देखो भैया सब कुछ लिख चुके हो, तो तुम भी क्वेश्चन मार्क लगा लो। आप मुझे बताओ कहां मैं अनुवाद का नियम बदल रहा हूं? अनुवाद का नियम कहीं बदला? मेरे साथ जितना भी पढ़े होंगे उनको तो मजा आ रहा होगा। हाँ, इस वीडियो को कोई और लड़का देखेगा जो प्रीवियस चीजें नहीं जानता है, उसको थोड़ा पल्ले कम पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। नियम से हटना मत तुम, फिर मैं हूं तुम्हारे सामने और मेरे ट्रिक्स तुम्हारा साथ देंगे। सैनिक मेरे हैं, वो कहीं फंसने नहीं देंगे वो लोग। बस जितना चीजें मैं आपको समझाया उतना आप लेकर चलिए बस। अगला देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा है होम। होम, ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ होता है किसको या फिर किसे। इसी अर्थ में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए एक वाक्य लिखते हैं यहां पर। जैसे मैं कहूं वह किसको बुला रही है, किसको बुला रही है। ठीक भैया, चलिए पहला स्टेप क्या है? टेंस पहचानना है। तो टेंस पहचानने के लिए आप क्या करते हैं? है लगा है तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। रही से आपको कंटिन्यूअस महसूस हो जाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य, इसका मतलब तुरंत हमारे दिमाग में सहायक्रिय क्या आ गया होगा? इज एम आर, और मुक्रिय किस फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में। अगला स्टेप था वाक्य को पहचानना। क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव है, पहला शब्द क्या नहीं है। तो जब पहला शब्द नहीं क्या होता तो क्वेश्चन वर्ड होता है, और क्वेश्चन वर्ड के रूप में यहां पर कौन है? किसको है। तो बस यार जिस वाक्य को तुम क्वेश्चन वर्ड साबित कर दो ना, फिर उसके अनुवाद का अलग तरीका जिंदगी में सोचना। जो सिखाया वही करो। क्वेश्चन वर्ड कैसे पढ़े हो तुम? पहले क्वेश्चन वर्ड लिखोगे ना, तो वही करो यार। इनकी हिम्मत थोड़ी कि नियम बदल देंगे, किसी की हिम्मत नहीं नियम को बदल दिखाते। जिसको तुमने साबित कर दिया कि क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य है, तो अनुवाद का तरीका वही चलेगा, पूरे व्याकरण में चलेगा। किसी की हिम्मत नहीं इसको बदल के रख दे। मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता न करना। पहले क्वेश्चन वर्ड ना, तो क्वेश्चन वर्ड कौन है? किसको है। तो किसको की अंग्रेजी क्या होगा? होम हो गया। बस मैं उसके बाद पूरा वाक्य किस नियम पे चलेगा? हमारा साथ मत छोड़ना। तो हमारा बोलोगे तो हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब वह के नाते इज एम आर में कौन आएगा? इज आएगा। फिर साथ बोलोगे सब्जेक्ट, तो सी आ गया। मत बोलोगे तो मेन वर्ब बुलाना, काल, और कंटिन्यूअस में क्रिया आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है तो लोग कॉलिंग लिख दिया। बाकी सब हो चुका है, तुम भी क्वेश्चन मार्क लगा लो। कहां नियम बदल रहा है यार, चीजें एकदम आसान है। आइए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड आता है विच। विच, इसका हिंदी में अर्थ निकलता है कौन सा, कौन सी, किस। ठीक है, चलिए ये इसकी हिंदी में अर्थ है। तो एक वाक्य में लिख रहा हूं, देखिए जैसे वाक्य है राधा कौन सा या कौन सी कर देते, कौन सी कार खरीदेगी, खरीदेगी। चलो भैया पहला काम भैया आपको क्या करना? टेंस पहचानना है। क्रिया के अंत में अगर गागी गे लगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य हुआ।
फ्यूचर इंडेफिनिट कहते ही दिमाग में सहायक्रिया शैल बिल मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया। अगला स्टेप था वाक्य को पहचानना, क्वेश्चन मार्क लगा है, पहला सब क्या नहीं, इसका मतलब ये वाक्य क्वेश्चन वर्ड होगा, और जब ये क्वेश्चन वर्ड होगा तो वाक्य में कहीं ना कहीं क्यों, कैसे, कब, कहां आया होगा। तो देखिए यहां पर आ गया ना, कौन सी आ गया, और कौन सी अगर आ गया है तो विच आ गया। तो बस यार ये भी क्वेश्चन वर्ड ही है, तो क्वेश्चन वर्ड अगर है तो इसके अनुवाद का नियम कभी नहीं बदलना आपको। क्वेश्चन वर्ड का जैसे अनुवाद तुमने सीखा वैसे हमेशा चलेगा। पहले क्या लिखना चाहोगे, क्वेश्चन वर्ड। बस फर्क इतना भैया इसके साथ ये है कि ये हुज की तरह ये भी चोट्टा ही टाइप का है, हुज की तरह ये भी चोट्टा टाइप का क्वेश्चन वर्ड है, ये भी अपने बगल में आए हुए संज्ञा को ले आएगा, बस इतने इसके साथ खूबी है। आइए तो पहले देखिए विच आप लिख रहे थे क्वेश्चन वर्ड के रूप में, तो विच अकेला नहीं आएगा, अपने साथ लगे संज्ञा को ले आएगा कार। अब इतना भैया आपका क्वेश्चन वर्ड है, विच कार हो गया। फिर पूरे वाक्य को किस नियम पे करना था, हमारा साथ मत छोड़ना, तो हमारा बोलोगे तो हेल्पिंग वर्ब, तो भैया फ्यूचर इंडेफिनिट नाते शैल बिल में राधा के नाते कौन आएगा, विल आएगा। हमारा हो गया साथ बोलोगे सब्जेक्ट तो राधा हो गया, मत बोलोगे तो मेन वर्ब, खरीदना है तो बाई, बाकी सब लिख चुके हो, देखो तुम्हारा अनुवाद हो गया, कोई दिक्कत नहीं भैया, कभी नियम नहीं बदलता, आराम से आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आइए अब इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हाट। तो व्हाट के दोनों प्रयोग पढ़ाएंगे आपको। देखिए व्हाट जिसको हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं, इसका भी पहले हम क्वेश्चन वर्ड वाला प्रयोग पढ़ाएंगे आपको, एज अ क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के रूप में, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। बाकी भी ये कॉन्सेप्ट वही हु वाला पूरा है, तो ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, सेम वही मामला रहेगा, ठीक, पहचानने का, अनुवाद करने का सब वही रहेगा। जैसे देखिए मैं आपको एक वाक्य यहां लिख के दिखाता हूं, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, ठीक भैया। पहला काम आप क्या करेंगे भैया, टेंस पहचानेंगे, तो टेंस आपने देखते हो ताती के साथ है हूं आने पर वाक्य प्रेजेंट डेफिनिट चला गया। डू डज सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होना चाहिए। अगला स्टेप था वाक्य को पहचानना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और जब क्वेश्चन मार्क है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, दोनों चेक करने के लिए हमने क्या तरीका बताया, आगे देखो क्या है, जब इस प्रश्नवाचक वाक्य का पहला सब क्या नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर क्वेश्चन वर्ड होगा ये, और क्वेश्चन वर्ड जब ढूंढना हम चालू किए तो यहां पर क्या मिल गया, क्या। और दो ही जगह हम रुकने के लिए आपसे कहें, एक कौन वाले पे, एक क्या वाले। क्यों रुकना है, ये पता लगाने के लिए ये कर्ता काम कर रहा है कि क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, और उसको पता लगाने तरीका क्या है, देखो क्या इसके प्रयोग में कर्ता है, अगर इसके प्रयोग में कर्ता होगा तो कर्ता होने के नाते क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, और जब इसके प्रयोग में कर्ता नहीं होगा तो इसका मतलब ये खुद ही कर्ता काम कर रहा होगा। तो इसमें इसके प्रयोग में देखो तुम कर्ता आया कि नहीं आया, और जब तुम कर्ता आ चुका है तो इसका सीधा मतलब ये है कि यहां पर अब ये कर्ता काम करेगा नहीं, और जब कर्ता काम नहीं करेगा फिर क्या कर रहा होगा, क्वेश्चन वर्ड वाला काम कर रहा होगा। अब यहां आपने साबित कर दिया कि यहां आया हुआ क्या क्वेश्चन वर्ड का कार्य कर रहा है, बोलो भैया। और जब क्वेश्चन वर्ड का ये काम किया है तो किसी की हिम्मत नहीं है इसका अनुवाद का नियम बदल के दिखा दे, हम पढ़ाना बंद कर देंगे। फालतू तुम्हें बेवकूफ बनाया गया प्लस के नियम वालों ने, कहीं भैया बदलता नहीं। क्वेश्चन वर्ड तुमने कह दिया ना, तो तुम क्या चाहते हो, जैसे चाहते हो वही मैं अनुवाद करूंगा ना, क्वेश्चन वर्ड का नियम लगाया जाए, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाए, तो लो हम पहले क्वेश्चन वर्ड लिख रहे हैं, तो क्या की अंग्रेजी क्या होता भैया, व्हाट। फिर पूरा वाक्य किस नियम पर, क्या वाले ट्रिक पर, हमारा साथ मत छोड़ना, तो हमारा बोलोगे हेल्पिंग वर्ब तो डू आया, साथ बोलोगे सब्जेक्ट आएगा तो यू आएगा, मत बोलोगे तो मेन वर्ब आएगा। अब यहां मेन वर्ब करना, तो डू पढ़ा चुका हूं, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया दोनों काम करता है, तो अब की जो डू लिख रहे हो मुख्य क्रिया काम कर रहा है, ठीक। ये पहला वाला डू सहायक क्रिया, दूसरा डू मेन वर्ब है। व्हाट डू यू डू आपका अनुवाद हो गया, कहानी बदल रहा है। आइए अब व्हाट का मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, ऊपर जगह चलिए मिल जाएगा, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं लेकिन मुझे लग रहा है मैं आपको देख सकता हूं, मैं स्क्रीन को, बहुत दिक्कत नहीं आना चाहिए, चीजें दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। आइए अब यहां से मैं व्हाट का सब्जेक्ट वाला प्रयोग बताऊंगा, व्हाट, बाकी हिंदी में वही अर्थ निकलेगा क्या, लेकिन यहां इसका प्रयोग एज अ सब्जेक्ट, ठीक भैया, एज अ सब्जेक्ट।
इसके लिए एक वाक्य हम यहां लिखते हैं जिसमें कर्ता काम करेगा। जैसे मैं कहूं तुम्हें क्या आनंदित किया। चलो भैया, पहला काम आप टेंस को पहचान लीजिए, और जब आपने टेंस को पहचाना होगा तो किया पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य दिख रहा होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट कहते दिमाग में डिड क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अगला स्टेप था वाक्य को पहचानना। क्वेश्चन मार्क लगा है, पहला सब क्या नहीं, तो क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य होगा ये। और जब हमने क्वेश्चन वर्ड ढूंढना चालू किया तो हमें क्या मिला, क्या। तो हमने कहा था क्या आने पर, कौन आने पर रुकना पड़ेगा। चेक करिए कर्ता काम किया कि सब जो है क्वेश्चन वर्ड का। तो चेक करने का तरीका क्या है, इसके प्रयोग में कर्ता अगर होगा तो फिर ये क्वेश्चन वर्ड है, और इसके प्रयोग में अगर कर्ता नहीं है तो फिर ये खुद कर्ता है। यहां पर आइए, आनंदित करना तो भैया क्रिया है, ये तो कर्ता हो नहीं सकता है। अब तुम्हारा डाउट कहां चल रहा होगा, तुम्हें पर। कई बच्चे कह रहे होंगे तुम्हें सर कर्ता आया है। अरे पागल, यहां पर देखो तुम्हें आनंदित किया जा रहा है, तो जिसके ऊपर काम किया जाता है वो कर्ता नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट होता है। कर्ता वो है जो कार्य करे। यहां कह रहा तुम्हें, जैसे मैं तुमको कह रहा तुम्हें क्या आनंदित किया, तो तुम्हारे ऊपर मैं काम करवा रहा हूं ना, आनंदित करने वाला काम, तो फिर कर्ता तुम कैसे हो सकते हो। यहां यू ऑब्जेक्ट है बस में। आइए, अब जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या के प्रयोग में कर्ता नहीं है, और जब कर्ता नहीं तो इसका मतलब क्या इस वाक्य में खुद ही कर्ता काम किया है। अब आप खुद समझदार हैं, जब ये कर्ता काम किया तो क्या इसका अनुवाद क्वेश्चन वर्ड वाले नियम से करना उचित होगा। तो मेरे सारे छात्र कहेंगे नहीं सर गलत हो जाएगा। तो फिर इसका अनुवाद कैसे किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन मैंने हु वाले में बताया है कि जिस टेंस में आया हो उसी टेंस के साधारण वाक्य के नियम से अनुवाद करिए, बस अंत में फुल स्टॉप ना लगा के क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो क्या पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य के नियम से अनुवाद किया जाए, ठीक। और पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य का नियम क्या कहता है कि कर्ता चाहे जैसा हो क्रिया सेकंड फॉर्म लगाइए, सहायक क्रिया प्रयोग नहीं किया जाएगा। आइए देखिए, तो पहले कर्ता आएगा तो व्हाट कर्ता काम कर दिया, उसके बाद क्या सीधा क्रिया आ जाएगी सेकंड फॉर्म में। तो एम्यूज्ड बैक का नियम लगा दोगे, तुम्हें मिलेगा तो यू मिल जाएगा, व्हाट एम्यूज्ड यू। बोलो भाई कोई दिक्कत, आराम से आपने कर लिया। चलिए, अब हमारे पास दो क्वेश्चन और बच रहे हैं जिसमें आपका हाउ मेनी हाउ मच है ना। हाउ मेनी हाउ मच, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हाउ मेनी हाउ मच है, इन दोनों का हिंदी में जो अर्थ आता है वो सेम अर्थ है इसका। और वो अर्थ क्या है, कितना, कितनी, कितने। तो लड़कों के बीच में एक समस्या आता है कि सर जब हाउ मेनी का भी वही अर्थ है, कितना, कितनी, कितने, और हाउ मच का भी वही अर्थ है, सेम अर्थ है, तो फिर इनके प्रयोग को लेकर के अंतर हम कैसे करेंगे। मान लीजिए किसी हिंदी वाक्य में कितना, कितनी, कितने आ गया, अब वह हम समझ ही नहीं पा रहे कि उस कितना, कितनी के हाउ मेनी लिखा जाए कि हाउ मच लिखा जाए, तो अंतर कैसे करेंगे। तो सिंपल सा अंतर करना भैया, जब वो कितना, कितनी हिंदी वाक्य में आए तो आप एक छोटा सा काम करिएगा, आप देखिएगा उसके जस्ट बगल में हिंदी ही वाक्य में उसके बगल में एक संज्ञा आपको दिखाई पड़ेगा। उसी संज्ञा पे ध्यान दीजिएगा कि क्या वो संज्ञा गिनने योग्य है। अगर वो संज्ञा गिनने योग्य लग रहा है तो उस कितना, कितनी के लिए आप हाउ मेनी यूज करिएगा। लेकिन उस संज्ञा को पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि वो गिनने योग्य नहीं है तो फिर उसी कितना, कितनी के लिए आप हाउ मच का प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर के हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ और हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है। आइए देखिए, हाउ मेनी मैं यहां पर प्लस काउंटेबल नाउन लिख देता हूं, काउंटेबल नाउन, ठीक भैया। हिंदी में इसका अर्थ निकलेगा कितना, कितनी, कितने, ठीक भैया। एक वाक्य यहां बनाते हैं, जैसे मैं कहूं
राम कितने विद्यार्थियों को पढ़ाता है। ठीक भैया, ये वाक्य आपके सामने है। तो पहला काम आप क्या करेंगे भैया, टेंस पहचानेंगे। ता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ, दिमाग में सक्रिय डूडज आ गया होगा, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अगला स्टेप है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तुरंत हम पहला सब चेक कर लेंगे। पहला सब क्या होगा तो हेल्पिंग वर्ब, क्या नहीं होगा तो क्वेश्चन वर्ड। तो क्या नहीं है तो फिर क्वेश्चन वर्ड है। और क्वेश्चन वर्ड होगा तो कहीं ना कहीं वाक्य में क्या, कैसे, कौन, कहां, कितना, कितनी सब मिलेगा आपको। कितने मिल गया, तो कितने मिलने के बाद दिमाग में हाउ मेनी भी आ रहा होगा, हाउ मच भी आ रहा होगा। तो कुछ मत करो, कितने के बगल में देखो विद्यार्थियों लिखा ना, उसी चेक करना होता है, वहीं से पता चल जाता है। और संज्ञा बगल में जरूर आएगा। विद्यार्थी गिनने योग्य है कि नहीं है, तो आप कहें गिनने योग्य है। 1 2 भैया पढ़ते क्लास में तो 1 2 3 कर सकते हो ना, तो गिनने योग्य है तभी तो 1 2 3 करते हैं आप। तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है, तो इस कितना कितने के लिए हाउ मेनी आएगा। तरीका आपको पता है, जब ये क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड कहीं भी आएगा, अनुवाद का तरीका सेम होगा कि पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। चलिए भाई पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड में हमारा क्या आ जाएगा, हाउ मेनी। थोड़ा भैया हम यहां छोटा और कर दे रहे हैं, जगह एकदम हमारे पास खत्म हो चुका। ठीक है, हाउ मेनी। बाकी देखिए ये भी चोट्टा टाइप का है, ये भी अकेले नहीं आएगा, अपने बगल में संज्ञा को लेकर भाग के आएगा, विद्यार्थियों को लेकर आएगा। तो विद्यार्थियों लिखा है तो हम भी स्टूडेंट्स लिखेंगे, क्योंकि बहुवचन में हिंदी में है तो अंग्रेजी में भी बहुवचन में आ जाएगा। अब इतना बड़ा भी आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, और जब इतना बड़ा क्वेश्चन वर्ड हो गया तो आगे कहानी आपको पता है। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद पूरा वाक्य किस नियम पर, हमारा साथ मत छोड़ना। तो हमारा बोलोगे तो हेल्पिंग वर्ब, तो राम के नाते डूडज में कौन आएगा, डज आएगा। साथ बोलोगे सब्जेक्ट आएगा तो राम आ जाएगा। मत बोलोगे तो मेन वर्ब पढ़ाना है तो टीच क्रिया आ जाएगा। बाकी सब हो गया, आपका अनुवाद कंप्लीट हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट डज राम टीच। कोई दिक्कत। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर पे हम चर्चा कर दें। हाउ मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, हिंदी में वही अर्थ का, कितना, यहां जगह एकदम कम पड़ रहा भैया, बाकी हम बोल रहे हैं वही चीज लिखिएगा अपने में कॉपी में, कितनी, कितने। ठीक भैया, चलिए कोशिश करते हैं काम बन जाए। बाकी इसके लिए बहुत बड़ा जगह चाहिए, फिर भी हमने एडजस्ट किया इस पे। जैसे मैं एक लिखूं, छोटा वाक्य लिखूंगा, तुम कितना दूध पीते हो। ठीक है, तुम कितना दूध पीते हो। पहला काम टेंस पहचानेंगे। ते हो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ तो डू डज क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अगला स्टेप वाक्य पहचानना, क्वेश्चन मार्क, पहला सब क्या नहीं क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड के रूप में यहां कितना आ गया है। अब कितना आने के बाद हाउ मेनी हाउ मच दोनों आएगा। तो बगल में देखिए दूध है, दूध गिनने योग्य है, आप कहेंगे नहीं सर, तो फिर कितना के लिए हाउ मच आ जाएगा। तरीका वही है, क्वेश्चन वर्ड अगर क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाए। तो हम क्या करेंगे, हाउ मच, बस ये भी भाई उसी भाई है तो संज्ञा ये भी लेकर भाग के आएगा, बिरादरी है दोनों ना, तो ये भी संज्ञा लेकर आएगा। हाउ मच मिल्क, इतना क्वेश्चन वर्ड हो गया भैया आपका। अब पूरा वाक्य किस नियम पे चलेगा, हमारा साथ मत छोड़ना। तो हमारा मतलब हेल्पिंग वर्ड तुम के नाते क्या आएगा, डू आएगा। साथ बोलोगे सब्जेक्ट तो यू आ जाएगा, है ना। और मत बोलोगे तो मेन वर्ब, ड्रिंक क्रिया का फर्स्ट फॉर्म इसमें लगेगा तो ड्रिंक। बाकी सब लिख चुके हो, अनुवाद हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक।
आप खुद नोटिस करिए, अब तक अनावश्यक आपको डराया जा रहा था कि नहीं, यहां पर सतना सिंपल है, क्वेश्चन वर्ड कहीं भी आता देखो और तरीका सेम रहता है। ठीक है, अब आपको एक समस्या और होगा, और ज्यादातर लड़के इस नाते और घबराते हैं। एकदम तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। इतना चीजें तुम जान चुके हो कि हाँ, नियम कभी बदलता नहीं अनुवाद का, लेकिन एक समस्या तुम में से कई विद्यार्थियों के अंदर रहती है, और वो समस्या क्या है जो तुम बता भी नहीं पाते हो। और वो समस्या क्या है? बच्चे कई बार कहते हैं सर हम यही नहीं जान पाते हैं कि किस क्वेश्चन वर्ड का अनुवाद करते समय अकेले किसको लिखा जाता है और किसको संज्ञा के साथ। जैसे देखिए, हु को हमने अकेले लिखा है, वहीं पर हुज को संज्ञा के साथ लिखा है, हुम को हमने अकेले लिखा है, विच को भी संज्ञा के साथ लिखा है। उसके बाद देखिए, व्हाट का दोनों प्रयोग में अकेले लिखा गया है, हाउ मेनी हाउ मच संज्ञा के साथ लिखा गया। तो बच्चा कभी कभी डरा रहता है, समझ नहीं पाता यार कौन क्वेश्चन वर्ड अकेले लिखा जाता है, कौन संज्ञा के साथ लिखा जाता है। अब इसको लेकर के लड़का रट्टा मार रहा बैठ के, रट्टा मारने के बाद भी उसका क्लियर नहीं हो पा रहा है। हमें इतना आसान अंग्रेजी है ना, बशर्ते एक चीज याद रखना, ईश्वर ने आपको बुद्धि विवेक दिया है, इसका प्रयोग करिए आप। यद्यपि आज की जनरेशन एकदम प्रयोग नहीं कर रहा इसका। जब से ये रील्स उल्स लड़के देखने लगे ना, इसका जो है ये बुद्धू बक्सा बन के रह गया है। और कई बार तो हम देखते हैं जो शिक्षित कर रहे हैं वो भी बेवकूफ टाइप के बन गए हैं, वो भी अपने दिमाग का यूज नहीं करते हैं, सही गलत का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे। मैं तो कई बार देखता हूं कि टीचर भी धार्मिक हो चुका है, टीचर भी राजनीतिक बन चुका है, वो पढ़ाने से ज्यादा धर्म और राजनीति पे बात कर रहा है। तो ऐसे लोग बच्चों के अंदर क्या विकास करेंगे मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है। यद्यपि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें जो लगता है कि समाज थोड़ा सा बदल रहा है, उसके आधार पर मैं बोल दिया कि बच्चों को ईश्वर ने हमें आपको विवेक दिया है, उसका प्रयोग करके एक बार देखिए। भाई यही इंसान ने ही देखिए हर चीज पता लगा लिया, साइंस के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गया। हम ही जैसे लोग कोई रहे होंगे ना, अभी हम लोग ऐसे बुद्धू बक्सा बने होते तो आज साइंस के बारे में आप कुछ जान ही नहीं पाते। आज लाइव क्लास आप ले रहे हैं, ये साइंस की देन है ना, साइंस की देन है कि आज आप लाइव क्लास देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ट्रिक क्या है? एक्चुअली में यह होता क्या है, अगर आप ध्यान दें, जो आप लोग कहते हैं कि सर कैसे ये अंतर किया जाए कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड अकेले लिखा जाए, कैसे जो कौन संज्ञा के साथ लिखा जाए। सिंपल सा तरीका अपनाना, कोई फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो ट्रिक मेरा क्या कहता है कि जो क्वेश्चन वर्ड अनुवाद करते समय अकेले लिखे जाते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो क्वेश्चन वर्ड अनुवाद करते समय अकेले लिखे जाते हैं, ध्यान रहे वो हिंदी में भी अकेले रहते हैं। और जो क्वेश्चन वर्ड अनुवाद करते समय संज्ञा के साथ लिखे जाते हैं, ध्यान रहे वो हिंदी में भी संज्ञा के साथ आए हुए रहते हैं। तो किसी लड़के को रटने की जरूरत नहीं है कि हाउ मेनी संज्ञा के साथ आता है, और जबकि वहां पर हु बगैर संज्ञा के आता है, इसको लेकर के याद करने की जरूरत नहीं। हमें तुम्हारा हिंदी वाक्य तुम्हें खुद बता देगा कि तुम्हें उसका अनुवाद करते समय अकेले लिखना है या फिर संज्ञा के साथ। मैंने क्या बताया कि जो संज्ञा के साथ लिखे जाएंगे वो हिंदी में भी संज्ञा के साथ बैठे होंगे, और जो बगैर संज्ञा के लिखे जाते हैं वो हिंदी में भी बगैर संज्ञा के ही आएंगे। आइए दिखाते कैसे है। देखो, पहले में कौन के बगल में कोई संज्ञा है, आप कहेंगे सर नहीं है। तो जब संज्ञा नहीं है तो संज्ञा अपने घर से थोड़ी अकेले आएगा, तो देखो हु अकेले आया। दूसरे वाक्य में देखिए कौन आया, तो कौन के बाद बनाना क्रिया है, संज्ञा नहीं है। अकेले बैठा कि नहीं हिंदी में, तो जब ये अकेले बैठा है तो अंग्रेजी में भी अकेले आएगा। जरा इसको देखो भैया, किसका, यही तो आपका क्वेश्चन वर्ड है, किसका बगल में घड़ी संज्ञा है कि नहीं है, आप कहेंगे है संज्ञा। तो जब ये संज्ञा बगल में लेकर चल रहा है तो अंग्रेजी में भी संज्ञा के साथ आएगा। है देखो इधर हुम वाले में देखो, किसको बुलाया, बुलाना, बुलाना, बुलाना क्रिया है, तो इसका मतलब किसको के बगल में संज्ञा नहीं है। तो जब इसके बगल में संज्ञा नहीं, इसका मतलब ये अकेले है, अकेले है, तो देखो अंग्रेजी में अकेले आया। आगे देखिए विच, विच मतलब कौन सी, देखिए कौन सी के बगल में कार संज्ञा है कि नहीं है, आप कहेंगे है सर। तो जब इसके बगल में संज्ञा है तो अंग्रेजी में भी संज्ञा के साथ लिखा गया। आगे देखिए क्या करते हो, करना क्रिया है, क्या के बगल में संज्ञा नहीं है अर्थात अकेले है, तो देखो अंग्रेजी में भी अकेले आया। यहां देखो
क्या आनंदित किया, आनंदित करना क्रिया है, संज्ञा नहीं है, अर्थात क्या अकेले है। तो देखो अंग्रेजी में भी अकेले आया। आगे देखो, कितने विद्यार्थियों, कितने क्वेश्चन वर्ड था आपका, बगल में विद्यार्थियों संज्ञा आया कि नहीं आया, तो संज्ञा है तो संज्ञा के साथ लिखा जाएगा। देखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, या देखो कितना क्वेश्चन वर्ड था, बगल में दो संज्ञा था, संज्ञा है तो संज्ञा के साथ लिखा जाएगा। इतना सिंपल चीज था, अनावश्यक तुम्हें प्लस का नियम पढ़ाया गया। मेरे ट्रिक में तो नियमों नहीं याद करना पड़ता है, सीधा व्यवहारिक तरीका अपनाना है कि जो क्वेश्चन वर्ड, या अगर आपको लगता है कि पता किया जाए कि कौन क्वेश्चन वर्ड अनुवाद में अकेले लिखा जाएगा, कौन संज्ञा के साथ लिखा जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना यार, बस केवल देखना, हिंदी में देख लेना। अगर वो संज्ञा के साथ लिखने वाला क्वेश्चन वर्ड होगा ना, तो हिंदी में भी क्वेश्चन वर्ड संज्ञा के साथ ही बैठा होगा वो। तो जो संज्ञा के साथ लिखे जाते हैं वो हिंदी में भी संज्ञा को साथ हाथ से आप मिला के बैठे रहते हैं, और जो अकेले लिखे रहते हैं बेचारे अकेले बैठे रहेंगे। इससे यही अंतर करिएगा, किसी पूछिए मत, किसी जाकर रटिए मत किताबों से, तुम अपने हिंदी वाक्य देखते ही समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन वर्ड अकेले लिखा जाएगा कि संज्ञा के साथ। क्या तरीका था कि जो क्वेश्चन वर्ड संज्ञा के साथ लिखा जाएगा वो हिंदी में भी संज्ञा के साथ बैठा होगा, और जो क्वेश्चन वर्ड अकेले लिखा जाएगा वो हिंदी में भी अकेले ही बैठा होगा। ये सब यूनिक चीजें बता रहे हैं, किसी किताब किसी टीचर में जाके पता कर लीजिए, अगर मिल जाए तो मेरे पास दौड़ के आइएगा। ठीक है, यहां तक हो गया भैया। आज मैंने बहुत बड़ी चीज खत्म कर दिया है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। क्लास मुझे लगता है ज्यादा देर चल गया क्लास आपका आज, क्योंकि इसको कंप्लीट करना था, इस नाते हम आज का क्लास थोड़ा बिफोर लगाए थे जिससे इसको हम पूरा कर सके। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हमारी मुलाकात आपका कल वाले क्लास में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बाय।